नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम साइंस की क्लास कर रहे थे। साइंस में जो चल रहा था हमारा जीव विज्ञान का पोर्शन, जहां से हमारे प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आने हैं, तो इस पोर्शन को कंप्लीट करना है। इसके जितने भी प्रश्न आपके हैं एग्जाम में आने वाले, हम सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जितनी भी क्लासेस इसकी बनेंगी, आज ये इसकी जो क्लास है जीव विज्ञान की, ये 5वीं क्लास है। ठीक है, 5वीं क्लास के बाद जितनी भी क्लासें बनेंगी, सारी क्लासें बनाई जाएंगी, चाहे 15 क्लासें बने, चाहे 20 क्लासें बने, लेकिन इसके सारे प्रश्न जो जीव विज्ञान का पूरा निचोड़ है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ प्रश्न और हैं आज 5वीं क्लास में। इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, छोटा छोटा वीडियो होता है, आप देखा जरूर करें, है ना। 15 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा होते हैं, क्योंकि आज कितने प्रश्न है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्रश्न है आज। और चुटकियों में देख लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको याद करने में भी अच्छा होगा। ज्यादा मैटर है नहीं, लेकिन आप जब भी वीडियो देखें, क्लास देखें, तब आप कॉपी में इसको लिख लिया करें। उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा याद रहेगा, ज्यादा समय के लिए। अगर आप वीडियो देख के छोड़ देंगे तो हो सकता है दिमाग से निकल जाए, लेकिन अगर आप नोट्स में लिखते हैं तो आपको याद रहेगा, ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के कुछ बेहतर प्रश्नों के साथ आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि दिया सलाई की जो तिलियां बनाई जाती हैं, है ना, जो दिया सलाई की तिलियां बनाई जाती हैं वो किससे बनाई जाती हैं? तो भाई किससे बनाई जाती हैं? वो पाइनस की लकड़ी, किसकी लकड़ी होती है? पाइनस की लकड़ी होती है भैया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए दिया सलाई की जो तिलियां बनाई जाती हैं वो किसकी बनी होती, किस लकड़ी की बनी होती हैं, तो आपको बताना है कि पाइनस की लकड़ी से। किसकी लकड़ी से? पाइनस की लकड़ी से। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। जो तारपीन का तेल होता है ना, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, ये किससे प्राप्त होता है? ये भैया, ये भी पाइनस यानी चीड़ से प्राप्त होता है। पाइनस यानी चीड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। ठीक, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है आपका, चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग, है ना। चिलगोजा फल है, ठीक है, चिलगोजा एक फल होता है, उसमें खाया जाने वाला भाग आप देखे होंगे, छोटा सा होता है चिलगोजा। ठीक है, तो चिलगोजा जो है, चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे कि नहीं कि हम कहीं से भी लेके आए हैं ना। और ये सारे के सारे एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। ठीक, चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग, तो चिलगोजा जो होता है उसको पूरा का पूरा खा लिया जाता है। क्या? पूरा का पूरा खा लिया जाता है, संपूर्ण बीज खा लिया जाता है इसका, संपूर्ण बीज। यानी चिलगोजा फल पूरा का पूरा खाया जाता है ना, उसमें कुछ भी छिलने के लिए नहीं। अगर बात करें कि जो चिलगोजा है, जो चिलगोजा है वो सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है, कहां पर पैदा होता है? तो भैया सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में ज्यादा पैदा होता है, पैदा होता है। जम्मू कश्मीर, जे के लिखा हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पैदा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंगूर सांद्र शर्करा की घोल में रखने पर क्यों सिकुड़ जाता है? ये प्रश्न एक बार नहीं हजारों एग्जाम में आ चुका है कि भैया अंगूर जो होता है वो सांद्र शर्करा के घोल में रखने पर क्यों सिकुड़ जाता है, इसका क्या कारण है? कि जब सांद्र शर्करा में रखते हैं तो अंगूर हमारा सिकुड़ जाता है। ठीक, तो भैया किसके कारण? वही परासरण के कारण जो होता है वो अंगूर सिकुड़ जाता है, वही परासरण के कारण अंगूर सिकुड़ जाता है ना। देखे होंगे आप लोग यूट्यूब पे, है ना, कि अंगूर की खेती होती है, बाद में क्या बनाया जाता है? मुनक्का। ठीक, सिकुड़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न, पौधों के लिए कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? जो पौधे होते हैं हमारे, उनके लिए कौन सा
मृदा जल, कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? तो भैया कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? वो होता है आपका कोशिकीय जल होता है। कैसा जल? कोशिकीय जल होता है, जो हमारे पौधों के लिए मृदा जो उपयोगी होता है। ठीक है, मृदा जल उपयोगी होता है, कोशिकीय जल होता है। अगला प्रश्न आपका, सामान्यतः मृदा में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? सामान्यतः बात करें तो मृदा यानी कि मिट्टी में जल की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो भैया सामान्यतः बात करें तो जल, मृदा में जो जल होता है वो 25% होता है। कितने प्रतिशत? 25% मृदा में जल सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व क्या है? जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व के बारे में पूछा गया है। तो जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, उसमें जल तत्व, आवश्यक तत्व कौन सा है? तो भैया पहला जो आपका है वो है मैग्नीज। पहला कौन सा है? मैग्नीज। दूसरा कौन सा है? क्लोरीन। मैग्नीज और क्लोरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जल के प्रकाशीय अपघटन में। जल के प्रकाशीय अपघटन में दोनों बहुत जरूरी होते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो भैया प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? एक तो आपका होता है प्रकाश, दूसरा होता है CO2, तीसरा होता है H2O एवं क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश, CO2, H2O एवं क्लोरोफिल होता है। इतनी चीजें होती हैं। अगला है आपका, किस क्रिया के रुक जाने से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाती है? ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण ऑक्सीजन जो होता है वो विलुप्त हो जाता है? तो भैया प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना? विलुप्त हो जाएगा, रुक जाएगा। चलिए अगला है, किस तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? किस तापक्रम पर जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो कितनी ताप पर क्या होती है? अधिकतम होती है। तो भैया जब 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। जैसे ही 30+ पार करने लगा तो क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। चलिए अगला है, शैवाल तथा कवक के घनिष्ठ संबंध को संज्ञा प्रदान की गई है। शैवाल और कवक के दोनों के घनिष्ठ संबंध को संज्ञा दी गई है, उसे कहा गया है लाइकेन कहा गया। क्या कहा गया? लाइकेन कहा गया भाई। क्या कहा गया? लाइकेन कहा गया। चलिए अगला है, श्वसन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? श्वसन किस प्रकार की, जो श्वसन होती है वो किस प्रकार की जैविक क्रिया है? यहां पर पूछा गया जैविक क्रिया। श्वसन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो भैया कैसी है? ये है विखंडनात्मक प्रक्रिया। क्या? विखंडनात्मक प्रक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कुल एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। देखो एटीपी आप लोग पढ़ चुके होंगे ना। तो ग्लाइकोजन की क्रिया में कुल एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो भैया बात करें तो 8 होता है। ठीक, अगला है आपका आखिरी प्रश्न, श्वसन गुणांक का मान 1 किसमें होता है? तो भैया किसमें होता है? किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है। श्वसन गुणांक का मान 1 किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है। ठीक है, श्वसन गुणांक का मान 1, अगर आपसे पूछा श्वसन गुणांक का मान 1 किसमें होता है तो कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो चलिए आज के जो प्रश्न है इनको आप याद करिए, नोट करिए, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।